आपसे मुखातिब हुए आज वापस एक नए टॉपिक के साथ आपसे रूबरू होना चाहते हैं, यानी भारतीय संविधान के टॉपिक में हमने एक टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं, उसका नाम है भारत का संवैधानिक इतिहास। यानी हमने 1773 के रेगुलेटरी एक्ट के साथ शुरू किया था, उसको 1935 के एक्ट तक ले जाकर आपको भारत में किस प्रकार से गतिविधियां रही, किस प्रकार मुस्लिम को अलग से निर्वाचन पद्धति में शामिल किया गया, उसमें उसका विस्तार 1919 में हुआ, फिर 1935 में जाके फिर 3 अन्य समुदायों को इसमें जोड़ दिया गया। आज हम आपके साथ एक नए टॉपिक के साथ रूबरू हो रहे हैं, वो है संविधान सभा। यानी भारत में संविधान सभा का गठन कैसे हुआ, कितने लोग इसमें शामिल थे, क्या उनका निर्वाचन हुआ, क्या उनका मनोनयन हुआ, उन सब टॉपिक के साथ हम आपके साथ कुछ अपनी बातें आपके साथ साझा करना चाहते हैं। यानी एक टॉपिक है संविधान सभा। भारत में संविधान सभा की मांग कब से उठने लगी, यानी हम एक टॉपिक में देखना चाहते हैं कि संविधान सभा की मांग कब से रही। संविधान सभा की मांग 1922 में सबसे पहले महात्मा गांधी ने कहा भारतीयों के लिए संविधान निर्माण करने के लिए क्या होनी चाहिए, एक संविधान सभा होनी चाहिए। महात्मा गांधी ने 1922 में अप्रत्यक्ष रूप से संविधान सभा की मांग की थी। फिर अपन को पता है 1946 में कैबिनेट मिशन आता है भारत। 1946 में क्या आता है, कैबिनेट मिशन आता है भारत, जिसमें कितने लोग थे शामिल, 3 लोग शामिल थे। फिर कैबिनेट मिशन ने कहा कि भारतीयों के लिए एक संविधान निर्माण बनाने के लिए क्या होनी चाहिए, एक संविधान सभा का गठन किया जाना चाहिए। तो भारत में वर्तमान में संविधान सभा के गठन का प्रावधान कैबिनेट मिशन के अकॉर्डिंग किया गया। अब फिर आपसे क्वेश्चन पूछ ले, 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया तो इसमें कुछ कितने लोग शामिल थे, 3 लोग शामिल थे। अब 3 लोगों में कौन कौन लोग, एक थे सर लॉरेंस पैथिंग, ये थे इसके अध्यक्ष। एक था एबी अलेक्जेंडर, यानी इसमें टोटल 3 लोग शामिल थे। एक था सर पैट्रिक लॉरेंस, इसके अध्यक्ष थे, दूसरे थे एबी अलेक्जेंडर और तीसरे थे सर स्टीफेन क्रिप्स। यानी कैबिनेट मिशन जब भारत आया तो इसमें 3 लोग शामिल थे, 3 इसमें अध्यक्ष थे सर लॉर्ड पैथिंग, फिर था एबी अलेक्जेंडर और तीसरे थे सर स्टीफेन क्रिप्स। इन्होंने कैबिनेट मिशन ने कहा कि भारतीयों के लिए क्या होनी चाहिए, संविधान सभा होनी चाहिए। यानी स्टीफेन क्रिप्स के कैबिनेट मिशन के अकॉर्डिंग भारत में संविधान सभा का गठन किया गया। अब देखो कैबिनेट मिशन इसमें कितने लोग शामिल थे, कितने लोगों का निर्वाचन हुआ, कितने लोगों का इसमें मनोनयन हुआ। हम पहले ये चर्चा कर लेते हैं कि इसमें कुल लोग कितने थे। यानी संविधान सभा का किया गया गठन, और गठन किया गया तो इसमें टोटल कितने सदस्य थे, 389 सदस्य थे। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ सकता है 389 ही क्यों लिए इसमें, यानी आप 400 ले लेते, 500 ले लेते, 200 ले लेते, 250 ले लेते, 389 का आंकड़ा क्यों आया। ये नहीं है, हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है 389 आया क्यों है। अब देखो यानी उस समय की बात कर रहे हैं, कब की, 1947 की, यानी 1947 की हम बात कर रहे हैं। और 1947 में हम देखना चाहते हैं उस समय भारत की जनसंख्या थी 40 लाख, 40 लाख जनसंख्या थी, सॉरी 40 करोड़ थी, ठीक है। अब देखो इसमें ये कहा गया कि 40 करोड़ जनसंख्या है और 10 लाख, प्रत्येक 10 लाख जनसंख्या पर क्या करना चाहिए, एक सदस्य का निर्वाचन करना चाहिए। तो उन्होंने क्या 10 लाख की जनसंख्या पर उन्होंने एक सदस्य का निर्वाचन करना तय किया। तो अगर 10 लाख पर एक सदस्य का निर्वाचन करना तय किया तो इसीलिए हमारे सामने आंकड़ा आया, वो आंकड़ा है 389। तो आपके क्वेश्चन बन सकता है कि संविधान सभा में टोटल मेंबर कितने थे, 389, 380, 40, उसमें आपका आंसर होगा 389। अब देखो 389 को देखते हैं। उस समय भारत में 2 मुख्य केंद्र हुआ करते थे। उस समय 2 मुख्य केंद्रों में एक था ब्रिटिश भारत, यानी
389 का आंकड़ा अपन के सामने आ चुका है। तो उसमें एक प्रांत था ब्रिटिश भारत, यानी यहाँ पे सीधे क्या कर रही थी, रानी विक्टोरिया या ब्रिटेन का क्राउन यहाँ पर शासन कर रहा था, एक ये प्रांत था। और दूसरा प्रांत था देशी भारत। देशी भारत यानी अपने भारत में जो राजा महाराजा जो शासन कर रहे थे वो आंकड़ा था 380। तो देशी भारत में जो राजा महाराजा शासन कर रहे थे वो था देशी भारत, एक था ब्रिटिश भारत। अब यहाँ से कितने लिए गए थे और यहाँ से कितने लिए गए थे। अब देखो अपन को पहले से पता है कि टोटल कितने सदस्य थे, 389 सदस्य थे। यानी इसमें मैं आपको कह दूं 292 प्लस 4 यानी टोटल होते हैं 296। यानी ब्रिटिश भारत से कुल कितने सदस्य ले गए, 296। अभी अब आपको समझाया कि ये 4 है क्या। तो फिर पहले देख लेते हैं देशी भारत। देशी भारत यानी जहाँ पे राजा महाराजा शासन करते थे उन राजा महाराजाओं के शासन से 93 सदस्यों का क्या हुआ, मनोनयन हुआ। स्पष्ट बात एकदम, ब्रिटिश भारत से 296 सदस्यों का क्या हुआ, निर्वाचन हुआ, जबकि देशी भारत से 93 सदस्यों का क्या हुआ, मनोनयन हुआ। एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए कि 296 सदस्यों का तो होता है निर्वाचन, जबकि देशी भारत से कितने सदस्य आते हैं, 93। इन 93 का क्या होता है, मनोनयन होता है, यानी ये मनोनीत किए जाते हैं वहां के राजा महाराजा द्वारा, जबकि 296 सदस्यों का होता है निर्वाचन। अभी आपके सामने एक आंकड़ा बच गया 4। अब ये 4 क्या है, वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश, 8 केंद्र शासित प्रदेश है, यानी यूनियन टेरिटोरीज है। उसी प्रकार उस समय यानी 4 क्या हुआ करते थे, केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे, यानी 4 केंद्र शासित प्रदेश थे। उन चारों के आपको नाम याद रखना है, ऑप्शन में दे सकता है निम्न में से उस समय का केंद्र शासित प्रदेश नहीं था। तो ये 4 कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश थे, हम थोड़ा इसके बारे में जानकारी रखनी पड़ेगी। यानी पहले तो हम अपने खुद की बात करते हैं। राजस्थान में एक जगह थी अजमेर मेरवाड़ा, ये एक केंद्र शासित प्रदेश था, अजमेर मेरवाड़ा। फिर देख इसका शॉर्ट ट्रिक्स भी देख लो, A, B, C और D, यानी इस ABCD के अकॉर्डिंग आप कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश थे उसको भी आप याद रख सकते हो। A यानी अपना वाला अजमेर और मेरवाड़ा, B यानी बलूचिस्तान, और वर्तमान में बलूचिस्तान कहाँ है, पाकिस्तान में, लेकिन उस समय भारत का हिस्सा हुआ करता था। फिर देखो C यानी कुर्ग, और कुर्ग वर्तमान में कहाँ है, कर्नाटका में, कुर्ग कहाँ है, कर्नाटक में। और D यानी वर्तमान का दिल्ली, NCR बोल सकते हैं इसको, वर्तमान में ये NCR है। अब देखो 292 ब्रिटिश भारत से और 4 कहाँ से आए, केंद्र शासित प्रदेश से आए। केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से, एक अजमेर मेरवाड़ा, दूसरा B बलूचिस्तान वर्तमान में पाकिस्तान, C यानी कुर्ग वर्तमान में कर्नाटक में, और D वर्तमान के अपन को राजधानी है दिल्ली, और दिल्ली वर्तमान में NCR क्षेत्र है। यानी 4 केंद्र शासित प्रदेश थे। अब आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि निम्न में से 1947 के दौरान भारत का यूनियन टेरिटोरीज नहीं था। अजमेर मेरवाड़ा 3 ऑप्शन दे दे और चौथा दे दे अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो उसमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह आपके उस समय का केंद्र शासित प्रदेश का हिस्सा नहीं था। वर्तमान 4 उस समय केंद्र शासित प्रदेश थे, एक अजमेर मेरवाड़ा, दूसरा बलूचिस्तान और कुर्ग, और लास्ट में चौथा दिल्ली। अब इनको पता चल गया 389 सदस्यों का निर्वाचन कैसे हुआ, किस प्रकार हुआ, कितनों का मनोनयन हुआ, कितनों का निर्वाचन हुआ। अपन अभी देखते हैं कि अभी यहाँ पे क्या हो रही है, संविधान सभा की पहली बैठक हो रही, और संविधान सभा की पहली बैठक यानी पहली बैठक होती कब है, इंपोर्टेंट टॉपिक। पहली बैठक होती है 9 दिसंबर 1946, यानी संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हो रही है। और यहाँ पे आपने कहीं किताबों में पढ़ा होगा, एक अस्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति की गई, अध्यक्ष की क्या की गई, नियुक्ति की गई। और वो व्यक्ति कौन थे, उस समय संविधान सभा के सबसे बुजुर्ग थे सच्चिदानंद सिन्हा।
संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। उस समय अस्थायी अध्यक्ष के रूप में सच्चिदानंद सिन्हा को क्या किया गया, नियुक्त किया गया। अपन अभी आपके सामने क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सच्चिदानंद सिन्हा को क्या निर्वाचन किया गया, क्या इनको नियुक्त किया गया, किस अकॉर्डिंग अस्थायी अध्यक्ष को इसके ऊपर इन्होंने लेके आए। ये उस समय क्या कहते, सबसे बुजुर्ग थे और सबसे बुजुर्ग होने के कारण इनको सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा की पहली बैठक में अस्थायी अध्यक्ष इनको नियुक्त कर दिया गया। अब फिर देखो अस्थायी पहली बैठक 9 दिसंबर को हुई थी, फिर इसकी दूसरी बैठक कब होती है, 11 दिसंबर को होती है। 11 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर 1946 को उनकी दूसरी बैठक होती है। अब दूसरी बैठक में क्या काम होता है, एक काम होता है इसका स्थायी अध्यक्ष बना दिया जाता है। स्थायी अध्यक्ष बना दिया जाता है और स्थायी अध्यक्ष बनाते हैं किसको, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या बना देते हैं, इसका स्थायी अध्यक्ष बना लेते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। यानी आपको दो चीजें इसमें याद रखनी है। पहली बात क्या, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई जिसमें सबसे बुजुर्ग सच्चिदानंद सिन्हा को क्या कहते हैं, अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया। फिर इसकी दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को होती है जिसमें स्थायी अध्यक्ष का निर्वाचन किया गया और उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी सदस्य, स्थायी अध्यक्ष बना लिया गया था। अब देखो एक सबसे एक इम्पोर्टेंट एक बात आती है, वो बात आती है 13 दिसंबर 1946। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के सामने क्या रख रहे हैं, उद्देश्य प्रस्ताव। क्या रख रहे हैं, उद्देश्य प्रस्ताव। कब रख रहे हैं, डेट आपके सामने 13 दिसंबर 1946। किसने रखे थे उद्देश्य प्रस्ताव, पंडित नेहरू। किसके सामने, संविधान सभा के सामने क्या रखे, उद्देश्य प्रस्ताव। अब देखो ये उद्देश्य प्रस्ताव आगे जाके कहलाए क्या, उद्देश्य प्रस्ताव। देखो इसको उद्देश्य प्रस्ताव को क्या कहते हैं, उद्देश्य का भी बोलते हैं। वर्तमान की जो प्रस्तावना है, वर्तमान की क्या है, प्रस्तावना, और वो प्रस्तावना, वर्तमान की प्रस्तावना उस समय के क्या थे, उद्देश्य प्रस्ताव। यानी उद्देश्य प्रस्ताव को 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू ने संविधान सभा के सामने रखे और वो क्या थे, उद्देश्य प्रस्ताव। उद्देश्य प्रस्ताव को उद्देश्य का भी बोलते हैं और इनको वर्तमान की जो प्रस्तावना है उसका आधार ये उद्देश्य प्रस्ताव ही है। क्या 13 दिसंबर 1946 को रखे और 13 दिसंबर 1946 को इन्होंने लागू कर दिया, नहीं। इनको लागू कब किया गया, इनको लागू किया गया 22 जनवरी 1947। यानी उस समय इन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार नहीं कर पाए, लेकिन इनको स्वीकार कब किया गया, 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को इन्होंने स्वीकार कर लिया। यानी उद्देश्य प्रस्ताव में लगभग एक क्वेश्चन कभी न कभी बनेगा और वो क्वेश्चन बनेगा इसको स्वीकार कब किया गया। सबको डेट पता है 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा के सामने क्या करे, रखे गए थे, लेकिन इनको कब इनको प्रस्ताव को स्वीकार किया गया, 22 जनवरी 1947 को। अब देख लो, अब देखो पहला इसका अधिवेशन हो रहा है, पहली इसकी बैठक हुई है, यानी संविधान सभा की पहली बैठक हो गई। संविधान सभा की पहली बैठक सबको पता है कब हुई, 9 दिसंबर 1946 को। टोटल कितने सदस्य थे, 389 सदस्य थे। इसमें देसी बाहर से कितने थे, 296। ब्रिटिश बाहर से और देसी बाहर से कितने थे, 93 सदस्य। अब आपके सामने एक क्वेश्चन है, इस संविधान सभा की पहली बैठक हुई, इसमें कितने लोगों ने भाग लिया था, यानी संविधान सभा की पहली बैठक हो रही है, इस पहली बैठक में कितने लोग भाग ले रहे हैं, उस समय भाग ले रहे हैं 207 सदस्य। उस समय भाग कितनों ने लिया था, 207 सदस्यों ने लिया। यानी संविधान सभा की बैठक 9 दिसंबर 1946 को होती है, उस समय टोटल सदस्य तो है 389, जबकि भाग कितने ले रहे हैं, 207। अब आपके मन में एक प्रश्न, फिर ऐसा 389 सदस्य थे, 207 सदस्य क्यों पहली बैठक में भाग लेने के लिए आए। और आपको सबसे बड़ा पता है कि उस समय 73 सीटें किसने जीती थी, मुस्लिम लीग ने जीती थी। और उस समय मुस्लिम लीग
इस संविधान सभा का क्या कर रही थी, बहिष्कार कर रही थी। फिर 93 सदस्य ये नहीं आते हैं। फिर आपके सामने क्वेश्चन रहेगा कि 73 सदस्य नहीं आए तो फिर 207 का आंकड़ा, सबको पता ही नहीं था कि पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हो रही है। कुछ लोग इसमें शामिल होने से छूट गए थे और उस समय यानी सबसे बड़ा आंकड़ा था 93, और 93 कहाँ का था, देसी भारत का, और देसी भारत ही 93 सदस्य यहाँ 207 सदस्य भाग लिए, तो उसमें आए ही नहीं ये भाग लेने के लिए, क्योंकि इन्होंने ये तय ही नहीं किया था कि हमें कौन से भारत में रहना है, अभी भारत में रहना है या पाकिस्तान, यानी इन्होंने अभी तक निर्णय ही नहीं किया है कि हमें किस तरफ मिलना है, यानी किस तरफ शामिल होना है। इसी 93 ये सदस्य और 73 मुस्लिम लीग द्वारा इनका बहिष्कार कर दिए जाने के कारण पहली बैठक में 207 सदस्यों ने भाग लिया। बहुत अच्छा क्वेश्चन। पहली बैठक में कितने लोग शामिल हुए थे, 207 लोग शामिल हुए थे। एकदम स्पष्ट याद रखना, कितने लोग शामिल हुए थे, 207। अब पूछ ले कितनी महिलाएं शामिल हुई थी पहली बैठक में, यानी पहली बैठक में 9 महिलाएं शामिल हुई थी। 9 महिलाएं आई थी पहली बैठक में भाग लेने के लिए। फिर वापस क्वेश्चन, पहला अधिवेशन, यानी पहला अधिवेशन कब से कब तक हुआ, पहला अधिवेशन हुआ 9 दिसंबर 1946 से लगाकर 23 दिसंबर 1946 तक, यानी ये पहला अधिवेशन चला था 9 दिसंबर 1946 से 23 दिसंबर 1946 तक। इसमें 211 सदस्यों ने भाग लिया था। कितने सदस्यों ने भाग लिया, 211 सदस्यों ने भाग लिया। जबकि पहली बैठक में कितने लोग भाग ले रहे हैं, 207। महिलाएं कितनी थी, 9 महिलाएं थी। अब देखो फिर आपके सामने एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये है 389 में महिलाएं कितनी थी, उस समय महिलाएं कितनी थी, 15, यानी 389 में आंकड़ा कितना आता है, 15, यानी उस समय 15 आंकड़ा आता है, वो महिलाओं का आता है। कहीं 14 भी लिखा होगा, कहीं 16 भी लिखा होगा, कहीं 12 भी लिखा होगा, लेकिन आपको एग्जैक्ट याद रखना है। संविधान सभा में कुल महिलाएं कितनी थी, 15 महिलाएं थी। अब देखो एक आपके सामने क्वेश्चन आ जाता है कि राजस्थान से कितने लोग संविधान सभा में शामिल थे, यानी राजस्थान से कितने थे। तो इस समय कहीं आंकड़ा 14 का लिखा होता है, कहीं 15 का लिखा, कंफ्यूज नहीं होना है। 14 बड़ा 1 कितना होता है, 15 ही होता है। कहीं आपको 14 देखने को मिलेगा, 14 इसीलिए क्योंकि ये 14 में शामिल नहीं कर रहे हैं। इसमें एक केंद्र शासित प्रदेश भी हुआ करता था, इस केंद्र शासित प्रदेश को इन्होंने शामिल नहीं कर रहे हैं। और केंद्र शासित अजमेर मेरवाड़ा था, उससे वहाँ का भी एक सदस्य था मुकुट बिहारीलाल भार्गव, वो केंद्र शासित प्रदेश अजमेर मेरवाड़ा से थे। तो अजमेर मेरवाड़ा से थे, तो इनको मिलाकर टोटल सदस्य होते हैं 15। और राजस्थान से संविधान सभा में 15 सदस्य राजस्थान से इन्होंने इसमें शामिल थे, जबकि 389 में से 15 महिलाएं सदस्य थी। अब क्वेश्चन बढ़ सकता है कि इस समय एकमात्र महिला मुस्लिम कौन थी, यानी 15 सदस्य महिलाएं थी इसमें, तो इसमें एकमात्र महिला सदस्य कौन थी, एकमात्र महिला सदस्य कौन थी, वो एकमात्र महिला सदस्य थी बेगम अयाज रसूल। बेगम अयाज रसूल, यानी ये एकमात्र महिला सदस्य थी जो संविधान सभा में महिलाएं थी, और वो थी मुस्लिम सदस्य बेगम अयाज रसूल। अब आपने देख लिया 389 296 ब्रिटिश भारत से 93 देसी रियासत संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को होती है। फिर अभी देखो एक बहुत बड़ा रोल था ड्राफ्टिंग कमेटी का, यानी प्रारूप समिति है क्या। अब देखो संविधान सभा में एक रोल रहा है प्रारूप समिति, इसको प्रारूप समिति कह दो या ड्राफ्टिंग कमेटी कह दो, या एक अभी हाल ही में नया शब्द है पांडुलेखन समिति। यानी कभी कभी आपको हिंदी में ऐसे शब्द याद रखने पड़ते हैं कि इसको प्रारूप समिति को कहते क्या है। प्रारूप समिति इंग्लिश में उसको बोलते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी, और एक नया शब्द इसका प्रचलित हुआ है वो है पांडुलेखन समिति। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है पांडुलेखन समिति के अध्यक्ष कौन थे। अब तो सर पढ़ा ही नहीं है पांडुलेखन समिति होती क्या है, तो ये पांडुलेखन समिति का नाम ये ड्राफ्टिंग कमेटी, और ड्राफ्टिंग कमेटी का नाम है प्रारूप समिति।
अब देखो इस प्रारूप से इस ड्राफ्ट को तैयार किसने किया था? इस प्रारूप को तैयार करने के लिए इसकी अहम भूमिका थी सर बी.एन. राव। सर बी.एन. राव ये संविधान सभा यानी संविधान में संवैधानिक क्या थे? सलाहकार भी थे। संवैधानिक क्या थे? सलाहकार। यानी भारत में प्रारूप समिति का गठन किया गया। गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ? सर बी.एन. राव की अध्यक्षता में क्या हुआ? प्रारूप समिति का गठन हुआ। प्रारूप समिति का गठन हुआ। ये क्या थे? भारत के संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार भी थे। यानी इंटरनेशनल कोर्ट हेग नीदरलैंड में, उसमें भारत की तरफ से जितने भी मुख्य यहाँ पे न्यायाधीश रहे उस समय सबसे पहले बी.एन. राव वहाँ के न्यायाधीश रह चुके हैं। बी.एन. राव यानी बी.एन. राव की तरफ से 29 अगस्त 1947 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का क्या किया गया? गठन किया गया। अब क्वेश्चन आपके सामने है, प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? यानी 7 सदस्य थे। फिर आपके सामने 29 अगस्त को प्रारूप समिति का गठन किया गया। कुल कितने सदस्य थे? 7। अब इसका अध्यक्ष किसको बनाया गया था? इसका अध्यक्ष बनाया गया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। यानी संविधान में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अहम योगदान है और भीमराव अंबेडकर को अध्यक्ष बनाया गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को इसको प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया। बहुत मस्ट इम्पोर्टेंट, कहीं लिख लेना, आपके लिखा हुआ कहीं काम ही आएगा। यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को प्रारूप समिति का अध्यक्ष कब बनाया गया? वो डेट है 30 अगस्त 1947। यानी ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन तो होता है 29 अगस्त 1947 का, जबकि इसके अगले ही दिन इसका अध्यक्ष बना दिया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। और 30 अगस्त को डेट फिक्स है, 30 अगस्त 1947 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को प्रारूप समिति का क्या बना दिया गया था? अध्यक्ष बना दिया गया। अब आपके सामने इसमें कितने सदस्य थे? सबको पता है 7 सदस्य थे। मोहम्मद सादुल्ला थे जो एकमात्र मुस्लिम थे। मुस्लिम लीग का बहिष्कार किया गया, फिर भी मोहम्मद सादुल्ला इसमें ड्राफ्टिंग कमेटी में। इसके अलादी स्वामी अयंगर, गोपाला कृष्णा स्वामी, डी.पी. खेतान, बी.एल. मित्तल, टी.टी. कृष्णामाचारी, के.एम. मुंशी, सब इसमें क्या थे? सदस्य थे। अब एक पिछली बार एक आरएस में क्वेश्चन आया था कि इस ड्राफ्टिंग कमेटी में 7 मेंबर थे, इसमें एकमात्र कांग्रेसी कौन थे? एकमात्र कांग्रेसी सदस्य का नाम पूछ लिया गया था और उस समय एकमात्र कांग्रेसी थे के.एम. मुंशी। अब देखो ये सब बैनर तले किसी न किसी पार्टी से यहाँ जीत के आए थे, लेकिन एकमात्र जो शुरुआत में कौन कांग्रेस से ताल्लुक रखते थे वो के.एम. मुंशी। यानी एग्जामिनर ये पूछना चाहता था कि शुरुआती में जब इनका चयन हुआ तो उस समय एकमात्र कांग्रेसी सदस्य कौन थे? के.एम. मुंशी थे। अब देखो प्रारूप समिति के बारे में हमने थोड़ी बहुत चर्चा की। अब इसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में थोड़ी बहुत चर्चा कर लेते हैं कि संविधान सभा में इनकी क्या योगदान रहा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। अब देखो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी इनका अध्यक्ष बनाया गया था, प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। कब बनाया गया था? 30 अगस्त 1947। अब देखो डॉक्टर अंबेडकर पहले जीत के कहाँ से आते हैं, यानी आपको जगह पता होनी चाहिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहाँ से जीत के आते हैं और किस प्रकार से इलेक्शन लड़ते हैं। पहले उस समय एक प्रांत हुआ करता है बॉम्बे। ये बॉम्बे से क्या होते हैं, यहाँ से चुनाव लड़ते हैं और चुनाव क्या हो जाते हैं, ये हार जाते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पहले संविधान सभा के दौरान ये बॉम्बे से इलेक्शन लड़ते हैं और इलेक्शन में हार जाते हैं। फिर ये क्या करते हैं, मुस्लिम लीग की सहायता से, मुस्लिम लीग से इलेक्शन लड़ते हैं। और इलेक्शन कहाँ से लड़ते हैं, बंगाल से इलेक्शन लड़ते हैं। किसकी सहायता से, मुस्लिम लीग की सहायता से। बंगाल में जगह है जैसूर कुलना, जैसूर कुलना बंगाल में एक जगह है और वहां से इलेक्शन लड़ते हैं और वहां से ये क्या होते हैं, जीत जाते हैं। वहां से ये जीत जाते हैं तो थोड़े दिनों के बाद 1947 में एकदम सामने स्पष्ट विभाजन दिखता है। और इस स्पष्ट विभाजन दिखता है तो एक भारत के 2 टुकड़े हो जाते हैं। एक टुकड़ा होता है पाकिस्तान और एक वर्तमान में जो पश्चिम बंगाल
वर्तमान का बांग्लादेश है, उस समय पूर्वी पाकिस्तान के नाम से कहलाता था। और ये जैसूर कुल्ला किस में चला जाता है? पूर्वी पाकिस्तान में चला जाता है। फिर पूर्व पाकिस्तान में चला जाता है, ये सीट क्या हो जाती है? खाली हो जाती है। फिर इसको ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष बना चुके थे, यहाँ पे जैसूर कुल्ला में चला गया था। फिर सबको लगा संविधान सभा के सदस्यों को कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का संविधान सभा में रोल अहम रहेगा, इसीलिए इनको वापस से इलेक्शन जिताना पड़ेगा। फिर ये कांग्रेस से बॉम्बे से चुनाव लड़ते हैं, बॉम्बे से चुनाव लड़ते हैं और चुनाव इनकी जगह खाली की सीट खाली की थी, वो थी एम.आर. जयकर। एम.आर. जयकर अपनी सीट से नीचे बैठते हैं और डॉक्टर अंबेडकर को इसके इनकी जगह निर्वाचन करवाया जाता है एम.आर. के जगह। यानी आपसे क्वेश्चन पूछ ले, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के स्थान पर अपनी सीट किसने रिक्त की थी? एम.आर. जयकर ने की थी और अंत में वो बॉम्बे से क्या होते हैं? निर्वाचित होते हैं। फिर देखो ये था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में छोटी से वर्णन। यानी ये जैसूर कुल्ला से मुस्लिम लीग की सहायता से इलेक्शन लड़ते हैं और वहाँ से इलेक्शन जीत जाते हैं। जब जैसूर कुल्ला पूर्वी पाकिस्तान में मिल जाता है तो फिर इनका सीट रिक्त हो जाती है। ज्यों ही इनकी सीट रिक्त होती है तो ये बॉम्बे से एम.आर. जयकर इनकी जगह सीट खाली करके इनको वहाँ पे इलेक्शन जितवाया, निर्वाचित करवाया जाता है। अब देखो संविधान सभा, अब स्पष्ट पता चल गया संविधान सभा का निर्माण हुआ। संविधान सभा का निर्माण किस प्रकार हुआ, कितने सदस्य थे, किसका निर्वाचन हुआ, किसका निर्वाचन नहीं हुआ। अब देखो जिस समय डेट आपके सामने आ रही है, क्या डेट आ रही है? 26 नवंबर 1949। यानी इस समय क्या हुआ था? भारत का संविधान बनकर क्या हो गया? तैयार हो गया। संविधान बनकर तैयार हो गया। डेट कौन सी? 26 नवंबर 1900 बनकर तैयार हो गया, 26 नवंबर 1949 को। अब देखो भारत के सामने क्या आ गया? रेडी होके आ गया। क्या? प्रारूप संविधान बनकर तैयार होकर आ गया। अब देखो इसमें 26 नवंबर 1946। फिर आपने पढ़ा था क्या 1929 में क्या हुआ था? लाहौर में एक कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। लाहौर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, उसमें अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने वहाँ की अध्यक्षता की थी तो उन्होंने एक क्वेश्चन भी रखा, हमको क्या चाहिए? पूर्ण स्वराज चाहिए, पूर्ण स्वराज चाहिए। और उसी दिन 26 जनवरी से क्या मनाया जाएगा? भारतीय स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। कब की डेट घोषित की उन्होंने? 26 जनवरी को। पहला स्वतंत्रता दिवस कब मनाएगा? 26 जनवरी 1930 को। फिर अगर हम यहाँ लागू कर देंगे 26 नवंबर 1950 को तो फिर अपने 26 जनवरी का रोल कुछ भी नहीं रहेगा। इसीलिए उन्होंने आंशिक संविधान यहाँ लागू किया। फिर पूरा संविधान कहाँ जाकर लागू होता है? 26 जनवरी 1950 को लागू होता है। फिर ये 26 नवंबर हमारे लिए क्या रहेगा? पहले इसको मनाते थे विधि दिवस, विधि दिवस के रूप में मनाते हैं संविधान। 26 नवंबर 1949 को किस दिवस के रूप में मनाते हैं? विधि दिवस के रूप में। अब इसका नाम वर्तमान में क्या है? संविधान दिवस। डेट है 26 नवंबर 1950 को। फिर आपके सामने क्वेश्चन क्या पुटअप हो रहा है? 26 नवंबर को क्या क्या आंशिक संविधान लागू हुआ, तो उस समय कुल कितने अनुच्छेद लागू हुए? उस दिन अनुच्छेद लागू हुए थे वो थे 16। टोटल कितने थे? 16 अनुच्छेद, 5, 6, 7, 8, 9। फिर राष्ट्रपति की शपथ 60, 326, 366, 367, 380, 394, 395, ये टोटल करके अनुच्छेद उस दिन लागू हुए थे। अनुच्छेद लागू हुए थे 16। यानी उस समय नागरिकता के भी अनुच्छेद लागू हुआ था। फिर क्या लागू हुआ? राष्ट्रपति की शपथ, भारत का निर्वाचन आयोग, किस कितनी भाषाएं रहेगी, किसको लागू रहेगा? 380 इंटरिम पार्लियामेंट, अंतरिम संसद। 394 यानी 394 का अनुच्छेद है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है 394। अब 394 अनुच्छेद में कहा क्या गया है? अब 394 अनुच्छेद में ये कहा गया है कि 26 नवंबर 1949 को कितने अनुच्छेद लागू हुए? 16। लिखे कहाँ गए हैं? 394 अनुच्छेद में। यानी 394 अनुच्छेद में क्या लिखा गया कि 26 नवंबर को हमारा आंशिक संविधान लागू होता है और उसमें कितने
अनुच्छेद लागू है 16, ये इसका प्रावधान 394 अनुच्छेद में किया गया है। अब देखो 26 नवंबर 1949 को जब तैयार हुआ, इस पे सिग्नेचर हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, सिग्नेचर हो रहे हैं और इसमें हस्ताक्षर हो रहे हैं। अब इसमें हस्ताक्षर हो रहे हैं तो इन्होंने हस्ताक्षर किए, यानी पंडित नेहरू। सब्सक्राइबर कीजिए हमारे चैनल को, साथ ही बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आपको हमारे वीडियो सबसे पहले मिले।